जी वेलकम वेलकम वेलकम। तो लीजिए गाइस, आज नंबर आ गया हमारे एजेंसी वाले पार्ट को आगे बढ़ाने का। सर आगे बढ़ाने का मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने एजेंसी के ऊपर एक बेसिक डिस्कशन किया था, जहां पे ज्यादा कुछ पार्ट तो नहीं हुआ था, लेकिन हमने अपने एजेंसी वाले पार्ट के रिगार्डिंग ये बात कर ली थी कि एजेंसी होती क्या है, एजेंट होता कौन है। लेकिन आज वाली क्लास में भी पार्ट में आपको स्टार्टिंग से ही बताने वाला हूं। तो इन शॉर्ट एजेंसी वाला पार्ट आप यहाँ से कंटिन्यू करें। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं भी देखी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमने प्लास वाला पार्ट खत्म किया था वहीं पर मैंने एक छोटू डिस्कशन किया था एजेंसी के रिगार्डिंग। लीजिए गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 182 से लेके 238 तक बात करने वाले हैं। अब क्या कुछ पढ़ना है आओ दिखाता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ उसके बाद। तो पहली बात सुनना ध्यान से बात बेटा, हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, तो बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। कौन कौन से कंसेप्ट सुनने? तो हमने जाना था यार कि एजेंसी कहूं या कहूं एजेंट, मतलब क्या हुआ समझ लेने से। एजेंसी क्या है? एजेंसी द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। दो लोग कौन है? एक पर्सन था, याद करो, प्रिंसिपल। एक पर्सन था प्रिंसिपल और दूसरा व्यक्ति था एजेंट, जो उसके बिहाफ पर काम करता है। रिमेंबर, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप को दिखाने वाला कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पट्टा नहीं मारा, सीख के समझना। तो हमने याद करो इसी के रिगार्डिंग हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, और एग्जाम्पल में मैंने कुछ बातें की थी आप लोगों से, याद करो कौन सी। एक तरफ मैंने इंडिविजुअल्स की बात की थी कि भैया इंडिविजुअल में भी क्या एजेंसी वाला पार्ट लेके चलोगे, तो आंसर हाँ यस सर। इंडिविजुअल की बात करूं, हमारी बात करूं, तो हमारे पार्ट में भी क्या है, एजेंसी वाला पार्ट देखने को मिलता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लेके देखूं तो सर एग्जाम्पल नंबर कौन सा? लेट्स सपोज मैंने कहा कि भाई मार्केट के अंदर, सुनना, मार्केट के अंदर दूध बिकता है। रिमेंबर, कंपनी है मदर डेयरी। अगर मैं कंपनीज की बात करूं, अगर मैं कंपनी की बात करूं तब आपका एजेंसी वाला पार्ट, और सिर्फ इंडिविजुअल की बात करूं तब आपका एजेंसी वाला पार्ट। तो आप समझते हैं इस बात को ध्यान। तो वन बाय वन स्टार्टिंग से सीखना। पहला वर्ड आया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ओनर के बीच में, मालिक के बीच में, और उसके बिहाफ पर काम करने वाले व्यक्ति के बीच में, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। नंबर वन। नंबर टू, सर ये है कौन? अब सिंपल सी बात, पहला वर्ड समझ में आता है यहां से कि ये वो व्यक्ति है जिसके लिए काम किया जा रहा है। इन शॉर्ट ये ओनर है, मालिक है, जिसके लिए काम किया जा रहा है, जिसके आप पर कोई पर्सन काम कर रहा है, तो मालिक कहा जाएगा। ओनर बोल सकता हूं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल लीगल लैंग्वेज के। दूसरा, जिसके जो काम करेगा, मतलब हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, क्योंकि दूसरे के बिहाफ पर काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, उसकी चॉइस पे काम कर रहा है, उसको एजेंट कहा जाता है। सर यूजुअली अगर मैं बोलूं, अब सुनना ध्यान से बात, ये वर्ड तो हम पहले भी सीख चुके, जान चुके इस बारे में। अब एक वर्ड आएगा कि सर इंडिविजुअल कंपनी की बात क्या बताने वाले हो आप। मैंने कंपनी का नाम लिया मदर डेयरी, अमूल कंपनी की बात कर लूं, मदर डेयरी की बात कर लूं। अब मार्केट में एग्जांपल के लिए मदर डेयरी कंपनी है, हाँ है ना, दूध बनाती है और बाकी डेयरी आइटम बनाती है, ठीक है। तो मदर डेयरी कंपनी है। अब मुझे बताओ इसके दूध को हम लोग यूज करते हैं? हाँ भाई, दिल्ली में तो भैया अमूल और मदर डेयरी दो ऐसी कंपनी है के अंदर, इन्हीं के बेसिस के ऊपर 90% लोग जो आज के दिन में दूध पीते हैं ना, दिल्ली दिल्ली लोगों के घर पे दूध आता है, वो इसी कंपनी से आता है, इससे अमूल से आता है। ये दोनों कंपनी ने मोनोपोली इकट्ठी कर रखी है दिल्ली के अंदर। तो अगर बात करूं, आपके एरिया में भी अलग अलग कंपनीज होंगी। मैं सिर्फ मिल्क की बात नहीं कर रहा, सुना ध्यान से। आपके घर में आने वाला सारा सामान, सारा सामान किसी ना किसी कंपनी का आ रहा है। हाँ सर आ रहा है। और जो कंपनी का हम यूज कर रहे हैं वो सामान आप तक पहुंच कैसे रहा है? जिन लोगों के पास से होके वो सामान आप तक पहुंच रहा है बेटा, उन लोगों को कहा जाएगा एजेंट। मतलब मदर डेयरी से अगर किसी कस्टमर ने, अगर कोई सामान उसको मिल रहा है, मिल्क मिल रहा है, बटर मिल रहा है, कुछ भी आइटम मिल रहा है, तो ये मदर डेयरी कंपनी, मतलब इन शॉर्ट इसी को बोलते हैं सेलर। याद रखना, हमने पहले सीखा था सेलर। ऑलवेज रिमेंबर, लीगल लैंग्वेज में याद रखना, मैन्युफैक्चरर ही कहलाता है सेलर। अक्सर जब अपने पास में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते थे, वहां में बात करते थे यार कि सर सेलर का मतलब क्या? भाई सेलर का मतलब तुम्हारे पड़ोस का शॉपकीपर नहीं है, ध्यान रखना। अक्सर लोग उसी को सेलर कहते हैं। बिजनेस लैंग्वेज में आंसर होता है हाँ ठीक है।
और प्रैक्टिकल लैंग्वेज के अंदर द शॉपकीपर नियर बाय योर होम, वो पर्सन सेलर नहीं कहलाता। एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सेलर इज मैन्युफैक्चरर, जो बना रहा है सामान को, बना के बेच रहा है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मदर डेयरी कौन है बेटा? सेलर है, एग्जांपल, ठीक, वही मेन मालिक है, वो बना रहा है, बेच रहा है। और उसके बाद में होलसेलर हैं, रिटेलर्स हैं, रिमेंबर, ये लोग बीच में हैं जो तुम तक सामान पहुंचा रहे हैं, ये कौन कहलाएंगे बेटा? बेटा इन्हीं को बोलते हैं एजेंट्स। मतलब कंपनी लैंग्वेज में बोलूं, दीज पर्संस आर टर्म्ड एज एजेंट, एजेंट कहा जाएगा। ईच एंड एवरी प्रोडक्ट जो अपने घर पे पहुंच रहा है बेटा, वो किसी न किसी के थ्रू पहुंच रहा है। होलसेलर लेके आते हैं, रिटेलर के पास में आता है, हम तक पहुंचता है, वो लोग एजेंट कहलाते हैं। फिर हमने मतलब ये सीखा था कि भैया वो लोग जो किसी के बिहाफ पे काम करते हैं, किसी मतलब कौन है? अगर मैं पूछूं आप लोगों से, क्वेश्चन पूछता हूँ, मदर डेयरी, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर के बीच में कौन है वो व्यक्ति जिसे हम प्रिंसिपल कहेंगे? तो आंसर है ये कौन है? प्रिंसिपल। ये कौन है बेटा? एजेंट कहलाता। सेम अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो बताओ इंडिविजुअल में आंसर क्या आएगा? लेट्स सपोज मैंने बोला चुन्नू को, आंसर, चलो, चुन्नू ने, ये एग्जांपल लिया, तो चुन्नू ने मुन्नू को बोला, चुन्नू ने मुन्नू को बोला कि 2 दिन मैं दुकान से बाहर रहूंगा, मैं 2 दिन शहर से बाहर जा रहा हूँ। चुन्नू कौन है? सुनना ध्यान से, चुन्नू है फादर, सुनना क्या बोल रहा हूँ, चुन्नू है पापा, मुन्नू है उनका बेटा। चुन्नू ने मुन्नू को बोला बेटा एक काम करना, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो शॉप को संभाल लेना, शॉप को संभाल लेना, और जो भी कस्टमर्स आएंगे उन्हें डील कर लेना। नाउ प्लीज टेल मी, इस कहानी में चुन्नू, मुन्नू और कस्टमर में से कौन है एजेंट, कौन है प्रिंसिपल? गेस करो, यहाँ कंपनी का नाम भी नहीं लिखा, तो बताओ ना कौन है? सिंपली भाई, ये केस हो या ये केस हो, एक बात कॉमन है, जो व्यक्ति किसी के बिहाफ पर काम करता है, उन व्यक्ति को ही बेटा, उस पर्सन को या उस कंपनी को, उस इंडिविजुअल को, उस फर्म को नाम दिया जाता है एजेंट। और उन दोनों के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसे बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके बारे में हमने हमने अपने पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सीखा था और पढ़ा था, भैया एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हो, कि जरूरी नहीं है कि भैया अगर मुन्नू को अपॉइंट किया तो बोलेगा मुन्नू मैं तेरे को सैलरी दूंगा, तो मुझे पैसा दे दे, ऐसा नहीं होता। इज नॉट मैंडेटरी, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। तो ये कहानी किसकी थी हमारे पास में? एजेंट और प्रिंसिपल। और ये पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला है, ये पूरा चैप्टर इसी पे चलने वाला है। एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, रेटिफिकेशन क्या होता है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन कौन से आते हैं? Guys, आपके पास में इस टॉपिक में पार्ट है इंपॉर्टेंट, लाइक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कैसे होता है। नंबर 2, एजेंट की ड्यूटी कौन कौन सी होती है, एजेंसी को क्रिएट करने के कौन कौन से मोड है। ये पार्ट है जो आपको हर हाल में याद रखना है। स्टार्ट करें, तो ये पार्ट हमने पहले भी डिस्कस किया है, चैप्टर बड़ा आसान है, बहुत इजी पार्ट है, समझते हैं। चलिए भैया, अब मैं आता हूँ अपने नोट्स पर पढ़ने के ऊपर, ताकि आपको क्लैरिटी और अच्छे से मिल सके। नंबर 1 पे आता हूँ, सबसे पहली बात करता हूँ, आओ बात करते हैं, सुनो ध्यान से। कह रहा भाई एक बात बताओ, बोलो भैया, एजेंसी की बात करो तो पहले था प्रिंसिपल कौन है और एजेंट कौन होता है। तो अभी आपने क्या बोला भाई? सिंपल सी बात, जो किसी के बिहाफ पर काम करे उसे एजेंट कहा जाएगा, जिसके लिए काम किया जाए उसे प्रिंसिपल कहा जाएगा। तो फर्स्ट है सेक्शन 182 की डेफ में डिफाइन किया गया इन दोनों वर्ड्स को। पहला सीखा कौन सा वर्ड है? फर्स्ट वर्ड सीखा। कह रहा है एजेंट, अब तो रट्टा नहीं मारना, जो आपने अभी पढ़ा है, जो आपने भी देखा है, उसी कहानी से पूरा कंटेंट होगा आपको यहाँ से। और लिसन टू मी गाइस, सिर्फ यहाँ अटकना मत, तुम देखना अपने आसपास नजर घुमाओ एक बार आसपास में, तुम्हारे घर में आने वाला सामान, या तुम किसी के लिए अगर काम कर रहे हो तो एजेंट कहलाओगे। अगर मैंने आपको बोले काम कर बेटा मेरे लिए कैब बुक कर दे, तो वहां पर भी तुम कौन हो? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे लिए कैब बुक कर दे, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो कौन हो बेटा यहाँ पे? आप कौन कहलाएंगे? आप मेरे एजेंट कहलाएंगे। अब देखो यहाँ से कुछ ही समझ में आएंगी। अगर सिंपल सी मुझे बात बता, पूछता हूँ, रिप्लाई करना। इन दोनों कहानी में आपने बात किया, मैंने आपसे जो बात की, इन दोनों तीनों कहानी के अंदर बात कॉमन है कि अगर जो पर्सन किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, कल को इन पर्सन से कोई भी गलती हो गई, इन्होंने कोई भी डीलिंग कर ली, कोई भी नुकसान कर दिया, तो उसके लिए लायबल कौन है? लेट्स सपोज मैंने आपको कैब बुक करने के लिए कहा, आपने कैब को तो कर दिया, बट आपने कैब बुक करने के लिए कहा, आपने कैब बुक तो कर दिया, बट कैब आपने 100 रुपए महंगी बुक कर, दूसरी कंपनी में 100 रुपए सस्ती थी, आपने 10 रुपए महंगी बुक कर दी, तो क्या वो 100 रुपए आप पे करोगे एक्स्ट्रा वाला? टेल मी। एग्जाम्पल के लिए मतलब कैब चेक कर रहा था, कैब ढूंढ रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे लिए गाड़ी बुक कर रहे हो, मैंने आपको बोला था, आपने हाथ से कर देता हूँ मैं। तो गाड़ी का कैब का किराया था, एक जगह था कंपनी पे था 1000 रुपए, एक जगह था कितना, 1100 रुपए। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला भैया मुझे अपने घर से कैब बुक करनी, आपने मेरे लिए कैब बुक की, आपने ऊबर बुक की, तो
वहां पे लगे 1100 रुपए थे, ओला बुक कर रहे थे तो 1000 रुपए लगे। अब बताओ, आपने वाली कैब बुक कर दी और मैं बोला भैया ओला में सस्ता पड़ रहा है, 100 रुपए तुम दो। टेल मी गाइस, क्या एजेंट, तुम कौन थे मेरे बिहाफ पर काम करने वाले, क्या एजेंट कभी लायबल होता है कि ये पैसा मैं ही पे करूंगा? टेल मी, बताओ, गेस करो, बताने वाला गेस करो। सिंपल सी बात, चाहे यहाँ की कहानी हो, ये कहानी हो, ये कहानी हो, तीनों ही केस में ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल लायबल नहीं होता अगर प्रिंसिपल, सॉरी, एजेंट लायबल नहीं होता अगर उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम किया है। ये ऑलवेज रिमेंबर थे। यही कहानी यहाँ पर पढ़ते हैं तो बात समझते, सुनो ध्यान से। तो पहला वर्ड कौन है आपका एजेंट, कौन है प्रिंसिपल, पहला वर्ड समझना। कह रहा है एजेंट इज ए पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट, कोई भी काम करने के, फॉर अनदर या टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पार्टी। मतलब मैं किसी थर्ड पर्सन डीलिंग कर रहा हूं। मुझे बताओ ना, आपने मेरे लिए कैब बुक की, तो कैब इज ए पार्टी तो वो भी हुई जिस कंपनी की बुक की अपने, ओला मालो कंपनी थी, उबर कंपनी थी, कंपनी वो और मैं, कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा है। लेकिन आप कौन थे? आप थे एजेंट। मतलब थर्ड पर्सन के सामने आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट करता है, खुद को दिखाता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है, उस केस में उसी व्यक्ति को एजेंट कहा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, तो बताओ फिर प्रिंसिपल कौन हुआ? अब तो क्लियर हो गया, प्रिंसिपल कौन हुआ? द प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जिसके लिए कोई काम करता है, मतलब द पर्सन फॉर हुम सच एक्ट इज डन, वो व्यक्ति जिसके लिए काम किया जाएगा या हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल, है जिसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। सर इसका मतलब क्या हुआ? सो रिप्रेजेंट मतलब, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि बाद में अगर पेमेंट देने की बात, यही एक्टिविटीज की बात है, तो इन शॉर्ट क्या बोलूंगा, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, आई कैन यूज द वर्ड फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। जो पर्सन बाद में रिप्रेजेंट होगा, बाद में सामने खड़ा होगा, हाँ मैंने करवाया भैया, जो लायबल होगा उसको बोलता है रिप्रेजेंटेड। तो याद रखना, जिसके लिए काम किया गया वो प्रिंसिपल होता है, जिसने किया वो एजेंट होता है। सिंपल सी बात, क्लियर हो गया? और यही प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता, यही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। बोलो क्लियर है? यहाँ तक मीनिंग क्लियर? ये बेसिक पार्ट था, चलो आगे बढ़े। अब आगे आता हूँ। अब बात समझना क्या कह रहा है, द रूल ऑफ एजेंसी। अब जो ये बात बोली गई ऊपर, यहाँ पे एक रूल आया बेटा, इस रूल को याद रखना, मैं लिखता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट। रूल क्या है पहले समझ लो, फिर बताऊंगा यार रूल। रूल बोलूं, डॉक्ट्रिन बोलूं, मतलब सेम है। एक बात बताओ, हमने बहुत बार ये बात सुनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कि अगर एजेंट कोई काम कर रहा है तो उसके लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। ऐसा क्यों होता है, सोचा आप लोगों ने? एजेंट्स के एक्टिविटीज के, एजेंट्स के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। मतलब अगर आपने 1100 में कैब बुक करी तो मैं लायबल हूँ। आपने मतलब एग्जांपल यहाँ पर कोई पर्सन मदर डेयरी की बात की तो वहां पर उसने कोई सामान बेचा तो उसके लायबल मैं हूँ। मैं मतलब प्रिंसिपल लायबल है। तो ये लायबल वाली पार्ट कहाँ पे प्रिंसिपल पे है? क्योंकि इसके लिए रूल दिया हुआ है। तो में लिखा गया है कि अगर एजेंट काम कर रहा है तो ये माना जाएगा, इट इज प्रूव्ड, ये माना जाएगा कि प्रिंसिपल ही काम कर रहा है, प्रिंसिपल ही काम कर रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा घर पे का ना, छोटा बच्चा काम कर रहा है तो उसके बिहाफ पर उसके पापा काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। सेम कहानी यहाँ पर क्या बोला, सर ऑलवेज रिमेंबर, सुनना क्या बोल रहा हूँ, छोटा बच्चा ना, मोनी को इतना छोटा बच्चा है ना, सुनो क्या बोल रहा हूँ। एजेंसी के रूल के अकॉर्डिंग क्या कहता है, सुनना ध्यान से, कह रहा है फर्स्ट वर्ड सुनना, कह रहा है कि मैक्सिमम इसके ऊपर पी फसीट पर एलियम फसीट पर से, क्या बोलेंगे, पी फसीट पर एलियम फसीट पर से। क्या है ये? लैटिन मैक्सिम है, लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई कहावत है एजेंसी की। इसका मतलब क्या पढ़ना, क्या सर इसका मतलब ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट, वो व्यक्ति हु एक्ट थ्रू, जो जो जिसके बिहाफ पे काम कर रहा है, एक एजेंट काम कर रहा है, वो एक्ट ऐसे कर रहा है कि उसके बिहाफ पे कोई काम कर रहा है, एजेंट काम कर रहा है, वो खुद काम कर रहा है। मतलब पढ़ना क्या बोल रहा हूँ, ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट, वो जो किसके एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है, इज एक्टिंग हिमसेल्फ, वो खुद काम कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब लिख लो क्या होता है, इसका मतलब लिखो द प्रिंसिपल नोट करो, विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, विल बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट, फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट। प्रिंसिपल ही होगा जो एजेंट के लिए लायबल होता है, पर ध्यान रखना ऑन सफिशिएंट ग्राउंड, पर्सनल ग्राउंड के लिए नहीं है भाई। जिस काम के लिए, पर्सनल ग्राउंड मतलब जिस काम के लिए मैंने तुझे एजेंट बनाया, सिर्फ उन्हीं काम के लिए लायबल हूं मैं, उसके अलावा प्रिंसिपल लायबल नहीं होता। वर्ड क्लियर हो गया भाई? क्वी फसीट पर एलियम, फसीट पर से का मतलब क्या है, नॉर्मली जो जिसके भी जो एजेंट के थ्रू काम करवा रहा है वो व्यक्ति खुद काम कर रहा है, व्यक्ति खुद काम कर रहा है। तो मतलब यही हुआ कि भैया अगर कोई व्यक्ति के लिए काम करता है तो आई एम द पर्सन हु विल बी हेल्ड लायबल। ऑलवेज रिमेंबर, प्रिंसिपल लायबल होगा
आपने एजेंट के काम के लिए। क्लियर हो गया? डेफिनेशन एजेंट की क्लियर हो गई, एजेंट क्लियर, प्रिंसिपल क्लियर। अब आया हमारा मैक्सिमम वाला। अब आती है बात, आगे बढ़ते हैं, चले यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो भैया, अब एक वर्ड है सब एजेंट, किसे कहा गया है सर? नेक्स्ट डेफिनेशन इज सब एजेंट। सिंपल सा मतलब है, देखो फर्स्ट कौन था? प्रिंसिपल। दूसरा कौन है आपके पास में? प्रिंसिपल के बाद में एजेंट। अब मैं कहता हूं कि भैया एजेंट ने भी अपना एक एजेंट हायर कर दिया। मैंने तुम्हें कोई काम करने के लिए कहा, सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि मेरे लिए गाड़ी बुक कर दे, मेरे लिए सामान लेके आ जा। अब तुमने भी किसी पर्सन को कोई काम कह दिया। तुमने एग्जांपल बनाओ, एक एग्जांपल दे दो। मान लो ऑफिस की बात है, आज की ऑफिस की बात है, तो मैंने काम किया, मैंने एक पर्सन को बुलाया, मैंने बोला शिवम को बुलाया, शिवम को, ठीक है, तो शिवम एक काम कर रहा है, मेरे लिए लैपटॉप लेके आना यार, मेरे लिए दिल्ली जाना, नेहरू प्लेस जाना आपको, और वहां से मेरे लिए एक लैपटॉप, ये कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप लेके आना। सुना क्या कहानी? सुना दे, रट्टा मत मारो बेटा, सीख से। बुकिश लैंग्वेज में लिखे हुए एग्जांपल रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चीज समझनी है आप लोगों को। समझ में आ गई? कैन फ्रेम योर ओन एग्जांपल्स। पहली बात, अभी बच्चे ने मुझे मेंशन दिखा मैंने कि सर मैं लो लिख रही हूँ भूल जाती हूँ, मेंशन किया। तो ये बात याद रखना, अगर आप लो को लिखते नहीं हो, एग्जाम्पल फ्रेम नहीं करते हो बेटा, आप लो भूल जाओगे कॉमन चीज। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होती। बहुत से बच्चों को लगता है लीगल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है। तो गड़बड़ी आप लोगों को नहीं करनी है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कोई पार्ट पढ़ रहे हो, उसे लिख नहीं रहे हो, उस पर एग्जाम्पल अपने हाथ से नहीं बना रहे हो, ऑलवेज लो आपके माइंड में नहीं हो। क्या समझ में आएगा? बट बैठेगा नहीं, निकल जाएगा बाद में कुछ टाइम। तो सीखो ध्यान से, अभी से हैबिट बना लो। अपने पास हैबिट नहीं बनाई तो अभी इनफ टाइम पीरियड तुम्हारे पास में कि आप प्रॉपर्ली अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब बात करता हूँ। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने शिवम को बोला, शिवम नेहरू प्लेस से मुझे इस वाली कंपनी का लैपटॉप चाहिए, कितने का आएगा सब बता रहे उसको, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर मैंने किसी को काम दिया, तो कौन है मेरा? शिवम है एजेंट, मैं हूँ प्रिंस। अग्री? अब शिवम के पास कुछ एक्स्ट्रा काम था, शिवम ने वो काम नहीं किया। काम करना जरूरी था, शिवम ने क्या किया? शिवम एक पर्सन योगेश जी, शिवम ने काम योगेश जी को दे दिया। योगेश जी काम करना, ये लैपटॉप सर ने बोला मंगवा लेना। अब मुझे बात बताओ, मैं शिवम योगेश जी, मैं शिवम योगेश, सुनने का ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, सुनने का ध्यान से, रट्टा नहीं मारो, देखो ढंग से पढ़ो, लास्ट एक एक्स्ट्रा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो पानी सुनना, या तीन लोग आए बेटा, एक पार्टी कौन है? एक पार्टी हूं मैं, तुम्हारे नितिन सर, तेरी बात कर रहा हूँ। एक पार्टी तो मैं हो गया, एक कौन हो गया? एक हो गया शिवम, एक कौन हो गया? शिवम। तीसरा कौन हो गया? योगेश जी। तीसरा कौन हो गया? योगेश जी। अब सुनना बात ध्यान से बेटा, तीन लोग इन्वॉल्व हो गए, क्या तीन लोग थर्ड पार्टी कहलाएंगे क्या? अब सुनना ध्यान से बात को। अक्सर ये क्यों बता, सुनना ध्यान से, ये क्यों बता रहा हूँ, अक्सर लोगों को लगता है कि अगर दो पार्टी का तीसरा व्यक्ति अगर लो में आ रहा है वो थर्ड पार्टी होगा। नो नो नो, ठीक लो ध्यान से। या क्या हो रहा सुनना, मैंने काम दिया शिवम को, शिवम ने काम दिया योगेश जी को। आना क्या? लैपटॉप लेके आना। कहां से? नेहरू प्लेस से आपको मेरे लिए एक लैपटॉप लेके आना। शिवम को बोला, नेहरू प्लेस दिल्ली में प्लेस है जहाँ लैपटॉप वगैरह मिलते हैं, सारा काम होता है कंप्यूटर मार्केट बड़ी। अब सुनना क्या बोल रहा हूँ, जवाब दो बेटा। शिवम मेरे में और योगेश जी में से कौन प्रिंसिपल, कौन एजेंट, और फिर सब एजेंट कौन कहलाएगा? सब एजेंट मतलब भाई एजेंट का भी एजेंट, जो एजेंट के लिए काम कर रहा है उसे बोलता है सब एजेंट बोलते। तो वर्ड समझना क्या बोलूंगा, सुनना। भाई मेरे लिए काम किया तो मैं कौन हो गया? सर आप हो गए प्रिंसिपल इन दिस केस। आप कौन हो? आप कहलाओगे प्रिंसिपल। मेरे ने किसको काम दिया? शिवम को। शिवम कौन है? एजेंट, मेरे बिहाफ पर काम करने वाला व्यक्ति। शिवम ने काम किसको दिया? योगेश जी को, मतलब शिवम का भी एजेंट, मतलब इसको बोलते हैं सब एजेंट। क्या बोलते हैं? सब एजेंट। सर आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ, कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, अभी अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी कि एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, बट क्या सब एजेंट के एक्ट के लिए लायबल होता है? भाई एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, मान लिया, बट क्या सब एजेंट के एक्ट के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होता है? पता एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, यहाँ पर अगर योगेश जी ने काम किसी और को दे दिया होता तो वो भी क्या था? सब एजेंट ही था भैया। ये नहीं बोलते कि सब एजेंट, ऐसा नहीं बोलते भाई। इसके भी यहाँ पर काम व्यक्ति सारे कौन सब एजेंट कहलाएंगे, एक लोग हो, दो लोग हो, पांच लोग, 10 लोग, कोई भी हो जाए। तो वो बताओ मुझे, क्या सब एजेंट के एक्ट के लिए भी प्रिंसिपल लायबल होता है? नहीं होता? टेल मी, बताओ आंसर है। पहली बात तो कौन है? एजेंट का भी एजेंट कहलाएगा सब एजेंट, नंबर वन। नंबर टू, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? क्या लायबिलिटी आएगी? आंसर इज यस। क्या बोलूंगा सर? लिख लो, द प्रिंसिपल will be held liable, will also be held liable, also be
हेल्ड लायबल, प्रिंसिपल लायबल होता है, लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट टू, वो सब एजेंट के कामों के लिए भी लायबल होता है। बट याद रखना बेटा, चाहे एजेंट हो या सब एजेंट हो, एक बात सुनना, उसके लिए प्रिंसिपल तभी लायबल होता है जब उस एजेंट या सब एजेंट के पास में काम करने की अथॉरिटी, उसे अथॉरिटी नहीं दी गई थी तो वो एजेंट नहीं, उसके लिए लायबिलिटी नहीं बनती। और ये बात हमें सीखेंगे कुछ टाइम बाद हमारे पास, कि अथॉरिटी नहीं है, एक अनऑथोराइज काम कर रहे हो तो वहां पे मैं लायबल नहीं हूं, या तो मैं रेटिफाई करूंगा या नहीं करूंगा, क्या बोल रहे हो समझाऊंगा इस बात। अब बस याद रखना कि प्रिंसिपल सब, अब यहाँ पर क्या था, तो ऐसे अगर लैपटॉप लेके आए, अगर वो मैं कहता हूँ 500 रुपये महंगा आया, तो 500 रुपये कौन देगा भाई, मैं दूंगा, काम के लिए मैं, इसके लिए भी लायबल मैं हूँ, इसके लायबल मैं हूँ, तो इसका मतलब शिवम हो या योगेश हो, दोनों के लायबल कौन है, प्रिंसिपल लायबल होता है। की बात, तो ये पार्ट यहाँ पर आओ दिखाता हूँ मीनिंग। पता क्या कह रहा है, सुनना, कह रहा सर सेक्शन 191 कहता है सर ए पर्सन एम्प्लॉयड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एन ओरिजिनल एजेंट, ओरिजिनल जो आपने, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिनल एजेंट, कौन होता है भाई, जिसको प्रिंसिपल ने डायरेक्टली अपॉइंट किया था, जिसको प्रिंसिपल ने डायरेक्टली अपॉइंट किया था उसे बोलते हैं ओरिजिनल एजेंट बोलते हैं। तो वर्ड क्या बोला, वो व्यक्ति जिसे अपॉइंट किया ओरिजिनल एजेंट ने अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कह रहा था प्रिंसिपल इज ऑलरेडी बाउंड बाय और रिस्पांसिबल फॉर द एक्ट ऑफ द सब एजेंट, बोला हम लोगों ने, प्रिंसिपल सिर्फ एजेंट ही नहीं, एजेंट के अलावा सब एजेंट के एक्ट्स के लिए भी लायबल होता है, याद रहेगी, हाँ या ना, डन है, क्लियर। चलो आता हूँ आगे। अब एक बात क्या है, छोटी सी बातें सुनना, देखो एग्जाम में नहीं याद रखने, सर हु कैन एम्प्लॉय एजेंट, एजेंट कौन बन सकता है, या हु कैन एम्प्लॉय एजेंट, कौन एजेंट को बना सकता है, तो बताओ सिंपल सिंपल बता, एजेंट बना रहे हो वो व्यक्ति जिसको एजेंट बनाया जा रहा है, ये जो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, क्या उन दोनों के लिए ये कंडीशन जरूरी है या नहीं है, तो साउंड माइंड के होने चाहिए और मेजर होने चाहिए। याद करो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोग एक पार्ट पढ़ते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड चैप्टर नेम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फॉर फर्स्ट एलिमेंट ये होता है पर्सन शुड बी मेजर पर्सन, at least he or she should attain a age of 18 years as per Indian Majority Act and 21 year as per the Guardian Watson 1890। मतलब 18 साल का 21 साल वाला जो मेजोरिटी वाली वो एज आपकी होनी चाहिए। तो खुद सोचो भैया, क्या व्यक्ति जो एजेंट बना रहा है, जो प्रिंसिपल है, क्या वो 18 का होना जरूरी है, मतलब क्या मेजर होना जरूरी है, आंसर इज ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि माइनर को एजेंट बनाया नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है रखना, जो प्रिंसिपल एजेंट बना रहा है, सुन मी, तो प्रिंसिपल एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, उसका मेजर होना जरूरी है, नोट से कि माइनर के भी एजेंट के एजेंट के एजेंट के एजेंट, नो, क्या बात सुनना, ये सिंपल सी बात, माइनर एजेंट सकता है ओके, बट यार प्रिंसिपल हु कैन एम्प्लॉय एजेंट, जो एजेंट को कौन एम्प्लॉय कर सकता है, क्वेश्चन ये है, एजेंट को कौन एम्प्लॉय करेगा, तो वर्ड ऑब्वियस प्रिंसिपल करेगा, बट कंडीशन क्या है, द पर्सन हु इज ऑफ एज ऑफ मैच्योरिटी, जिसकी मैच्योरिटी एज हो, नंबर 1, एंड दूसरा बोलेंगे वो साउंड माइंड का होना चाहिए। दोनों बातों के मीनिंग आप लोगों ने पहले सीख, याद करो कि मेजोरिटी मतलब 18 साल एज पर इंडियन मेजोरिटी, या फिर 21 साल एज पर पास एंड गार्जियन एक्ट, याद आ गया, बच्चों के पेरेंट्स हैं 18, नहीं है 21 साल मेजोरिटी एज। दूसरा साउंड माइंड का मतलब हु कैन अंडरस्टैंड, तो समझ सके, who can understand the terms and condition, terms and condition, तो terms and condition को समझ सके of the contract। याद है, ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा, अगर चेक करोगे हमने सेम डेफिनेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में सीखी हुई है बहुत पहले, वहीं पे सीख लिया था भाई। कैपेसिटी पार्टी में साउंड माइंड का व्यक्ति किसे कहा जाएगा, द पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन मेक रेशनल जजमेंट अपॉन इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए अपना जजमेंट भी ले सके, उस व्यक्ति को साउंड माइंड कहा जाता है। तो वही वर्ड यहाँ पे बोला कि एजेंट को अपॉइंट करने वाला व्यक्ति मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड का होना चाहिए। दूसरा क्या पढ़ना, इन सिंपल वर्ड पर्सन इज कैपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वेरी शॉर्ट, वो भैया कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी जब बोलते हैं कॉम्पिटेंसी होनी, व्यक्ति का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है इन द आइज ऑफ लॉ। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है बेटा, एजेंट को अपॉइंट कर सकता है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो या नेचुरल पर्सन, देखना, चाहे वो व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन हो या वो नेचुरल पर्सन हो। सर इसका मतलब भाई जब मैंने मेरा नाम लिया तो मैं कौन हूँ, नेचुरल पर्सन, बट जब वहीं पर जब मैंने किसी कंपनी का नाम लिया तो कौन था भैया,
आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आगे आता हूँ। बात क्या बोली भैया, कौन कर पाएगा, नाम ये वाला हमारे पास। अब वर्ड आया कि मैंने पूछा आप लोगों से, क्या माइनर को एजेंट के रूप में अपॉइंट कर सकते हो क्या? अब खुद चेक करो, देखो ध्यान से, एक चीज बड़ी प्यारी चीज दिखने को मिल रही है यहाँ पे। क्या है प्यारी चीज वो? चेक करो कि जितने प्रोविजन आपने पहले किसी एक्ट में पढ़े हैं, क्या माइनर के रिगार्डिंग पढ़े, साउंड माइंड के रिगार्डिंग पढ़े, वो प्रोविजन चेंज नहीं हुए चेंज। और यही लोग की सबसे खूबसूरत बात लगती है मेरे। ऐसा नहीं है कि अगर माइनर यहां पर आ गया तो माइनर का मीनिंग बदल गया भाई। ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आया तो मीनिंग बदल गया, आंसर इज नो। या वर्ड कंसिडरेशन आया तो वर्ड बदल, नहीं बदलेगा भाई, नहीं बदलेगा। जो वर्ड्स आपने पहले लो में पढ़ लिए हैं, कंटेंट पहले पढ़ के आ चुके हो, उनका मीनिंग एक्स में तक चेंज करके नहीं बताया गया, उसे वही लिया जाएगा जो पहले पढ़ा। अब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहाँ माइनर वर्ड आ रहा है तो माइनर का मतलब ये है जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर कैपेसिटी में पढ़ा था 18 और 21 साल वाली कंट्री। देखिए क्लास देख ले, ऑलमोस्ट क्लास देख के आऊंगे, शो पक्का शो है। चलो आइए बात करते हैं। तो बात समझना क्या कह रहा है, माइनर कौन है भैया, क्या कह रहा है, जो पर्सन हुई ऑफ अनसाउंड माइंड में बी अपॉइंटेड एन एजेंट। भाई माइनर चाहे अनसाउंड क्यों, माइनर क्या है आप जानते हो, माइनर को इनकॉम्पिटेंट माना गया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो माइनर इवन इनकॉम्पिटेंट है, बट हमने लाइन लिखी थी कि माइनर को एजेंट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। यस हाँ, माइनर आपके बिहाफ पर काम कर सकता है। तो मतलब ये हुआ प्रिंसिपल माइनर के लिए लायबल होता है, लेकिन क्या माइनर लायबल होता है? अगर माइनर की गलती से कोई नुकसान प्रिंसिपल हुआ तो क्या वो लायबिलिटी माइनर पे करेगा? आंसर इज नो नो नो। माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होगा प्रिंसिपल। वर्ड क्या पढ़ना कह रहा है, माइनर से अनसर्ड माइंड का व्यक्ति हो बट ही विल नॉट बी लायबल टू एनी पार्टी कॉन्ट्रा एजेंसी। किसी भी व्यक्ति के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज एजेंट इज नेवर ए पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। जनरली आपके मेन कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा एजेंट होता ही नहीं है। तो मतलब क्या हुआ इसका, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रा एजेंसी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि एग्जांपल प्रिंसिपल और कस्टमर एग्जांपल, तो प्रिंसिपल कस्टमर का जो कॉन्ट्रैक्ट आपस का होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप पार्टी हो ही नहीं। आपका रिलेशन तो प्रिंसिपल के साथ एजेंट वाला है, ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है। सुना क्या बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल और एजेंट का कॉन्ट्रैक्ट अलग है मेरे भाई, अलग है। ये बोलकर लिखकर हो ना भी हो, बट ये कॉन्ट्रैक्ट मेन कॉन्ट्रैक्ट है कि आप मालिक थे, आप कस्टमर से डीलिंग कर रहे हो, इस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा आप नहीं होते। तो थर्ड पार्टी के लिए वैसे भी एजेंट लायबल नहीं होता, तो माइनर भी लायबल नहीं होता। क्या रखना, माइनर कभी भी लायबल नहीं होगा, बट माइनर एजेंट बन सकते हैं, हम बहुत पहले सीख चुके हैं। चले ना गाइस, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डन, आगे आगे आते हैं। अब टॉपिक आएगा हमारे पास, हमारा पहला पैरा पार्ट, जिसे हम पहला पार्ट बोलते हैं। कौन सा पहला पार्ट है भैया, एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स है। मतलब इन शॉर्ट कहूं तो मैं, एक एजेंट को क्रिएट करना है इस देश में एजेंसी बनाने के लिए, कौन कौन से तरीके हैं? बहुत इजी है, बहुत आसान तरीका, सुनना खाली ध्यान से। सोचो यार, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे बात की कि जरूरी है क्या मैं आपसे हमेशा कॉन्ट्रैक्ट करवाऊं, रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट करूं? भाई बोल कर तो बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, ठीक है, बोल कर या बिना बोले भी कर रहा है, लिख कर रहा है, तो भैया एक्सप्रेस पार्ट में भी एजेंसी बन सकती है, नंबर वन। नंबर टू, हो सकता है किसी व्यक्ति को ना तो बोला गया ना लिखकर कहा गया, बट उसने आपके लिए काम कर दिया, तो कौन कहलाएगा वो? बताओ, कोई व्यक्ति आपके बिहाफ पर कोई काम कर देता, तो क्या कहलाएगा वो? बता। नंबर थ्री, आप बताओ, कोई व्यक्ति खुद को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं एजेंट हूं, मैं एजेंट हूं, मैं एजेंट हूं। कोई व्यक्ति तुम अपने आप को तुम्हारा एजेंट बता रहा है, और तुम्हारा एजेंट मानकर किसी थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उसके साथ में। नाउ प्लीज टेल मी, थर्ड पार्टी बिलीव कर ले कि हाँ तुम्हारा एजेंट था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ऐसे कैसे बताओ कि तुम लायबल नहीं हो? लायबल नहीं हो, एग्जांपल दोगे? अब और बताओ, तो ये कहानी कौन सी है गाइस? और सुनो ध्यान से, भाई ऐसी कंडीशन जहां पर आप प्रेजेंट नहीं थे, आपका एजेंट भी प्रेजेंटेड नहीं था, लेकिन थर्ड पर्सन ने कोई आके आपके बिहाफ पर आपके लिए काम कर जाता है, और आप बाद में बोलते हो हाँ इसने मेरे बिहाफ पर काम किया, आप एक्सेप्ट कर लेते, आपका एजेंट रहेगा वो एजेंट। तो एजेंट क्रिएट होने के बहुत तरीके हैं। कोई व्यक्ति एजेंट इजीली बन सकता है किसी पर्सन का, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, वो सुन लो क्या क्या है हमारे। बड़े फर्स्ट पर सीखते हैं। टॉपिक का नाम क्या बेटा, सुनना,
मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी मतलब एजेंट को क्रिएट करने के तरीके कौन कौन से? बहुत तरीका है। एक्सप्रेस अथॉरिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस बोलते हैं, बढ़ चुके हो, देखो दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड्स चेंज नहीं होंगे। एक्सप्रेस का मतलब पहले वही सीख के आए हो, बाय वर्ड्स ओरल और रिटन, बाय वर्ड्स ओरल और रिटन। तो वर्ड सीख के आए हो, वही वर्ड यहां पर भी रहेगा। अथॉरिटी का मीनिंग सीख के आए हो, राइट टू मेक डिसीजंस, याद आया? अथॉरिटी मींस क्या होता है? राइट टू टेक या राइट टू मेक डिसीजंस, डिसीजन लेने का अधिकार। तो बताओ बेटा मुझे, इफ समवन इज सेइंग एक्सप्रेस अथॉरिटी से एजेंट बन सकता है, तो ऑब्वियस है भैया। नेचुरल केसेस के अंदर जहां पर किसी पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप कि तुम मेरे बिहाफ पर सामान बेचोगे मेरे एरिया के अंदर, होता ना भैया, पेप्सी कंपनी है, नेस्ले कंपनी है ना? तो अगर किसी व्यक्ति को आप परमिशन दे रहे हो कि तुम सामान बेच लो मेरा, तुम बेच लो भैया, बेच लो, मन की बेच लो भैया, तो उस कंडीशन में क्या बोलोगे भैया? बोलकर कॉन्ट्रैक्ट करवाया या लिखकर करवाया, तो ऐसे कार्ट में आपका बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा एजेंसी वाला, उसको क्या बोलोगे? दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला। रिमेंबर एजेंसी कौन सा है? तो एजेंसी का क्रिएशन एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है? बाय वर्ड्स, ओरल और रिटन, बोल कर लिख कर भी हो सकता है। जहां पर आपको अथॉरिटी दी गई है, कैसे? बोल कर लिख कर दी गई, तो वहां पर बोलते हैं वन इज कॉल्ड एक्सप्रेस अथॉरिटी। फर्स्ट तरीका क्या है? तो बोल कर दिया, लिख कर दिया, एजेंसी कहलाएगी, नंबर वन। नंबर टू, अगर कोई कॉमन से बताओ ना, अगर एजेंसी कहलाएगी ना, कोई पर्सन एजेंट कहलाएगा, तो एक बात कॉमन चलती है साथ में, कौन सी बात? कि प्रिंसिपल लायबल होगा ही होगा, नहीं लायबिलिटी बनेगी। चले आगे आता हूं, अगला पार्ट क्या है? नंबर टू इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है? अब फर्स्ट था, आपने बोलकर किसी पर्सन को राइट दिया कि हाँ ये पर्सन मेरा एजेंट है, बट अगर आपने नहीं बोला तो क्या है? एजेंट है क्या? टेल मी। अगर आपने किसी व्यक्ति को नहीं भी बोला, तो क्या वो एजेंट नहीं कहलाएगा क्या? एग्जांपल देना, एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल सुनो। मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं जो अलग अलग कंपनी का सामान बेचती हैं। सुना मेरी बात, सुनना, बड़ा प्यारे पॉइंट समझा। आई कैन गिव एग्जांपल इंडिविजुअली बोलूं, देखो मैं एग्जांपल अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहा हूं इस टाइम, कंपनी का उठा रहा हूं, इंडिविजुअल उठा रहा हूं, तुम भी ऐसे बना सकते हो। तो वर्ड समझना क्या बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज, एक बात बताना, मैं पूछता हूँ, वर्ड आएगा इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब क्या है, सुनना। लेट्स सपोज गाइस, मुझे बताओ, तुम्हारे शहर के अंदर, तुम्हारे एरियाज के अंदर एक कंपनी ने कुछ रिटेलर को या होलसेलर को एजेंसी दी हुई थी। आप सुनते हो ना भैया कि एग्जांपल देखो, जो भी सामान तुम्हारी स्टेट में आता है, किसी भी कंपनी का आता है, तुम्हारी स्टेट में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे जोनल के अंदर एक पर्सन है जिसके पास वो अथॉरिटी है कि वो उस सामान को बेच सकता है। होता है नहीं होता? होता है ऐसा। तो मुझे बताओ, वो होलसेलर रिटेलर कौन कहलाएंगे? वो सारे एजेंट कहलाते हैं, मानते हैं इस बात? मानते हो, ठीक है। अब मुझे बताओ, मेरा एक दिन मूड कर गया कि मैं भी इस कंपनी का सामान बेचूंगा मेरी शॉप के अंदर, मेरी शॉप है छोटी सी, ठीक है? तो अगर मैं उसका सामान उठा के ले आया और मैंने भी अपनी एक छोटी सी शॉप के अंदर क्या किया, सामान बेचना शुरू कर दिया एज ए रिटेलर के पॉइंट में, तो बताओ, अगर मैं सामान बेचता हूं किसी कस्टमर को और नुकसान हुआ कस्टमर को, तो क्या उस केस में लायबिलिटी बनेगी प्रिंसिपल की, नहीं बनेगी? बताओ, क्या मैं भी वहां पर एजेंट कहलाऊंगा नहीं कहलाऊंगा? अगर मान लो इस कंपनी ने मुझे कुछ कहा नहीं कहा, लेकिन मैं इसका सामान बेच रहा हूं, मैं इसकी सर्विसेज दे रहा हूं भाई, नाउ प्लीज टेल मी, ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में क्या यहां पर मैं एजेंट हूं या नहीं हूं? अगर आप एजेंट हो, अगर आपने बिना बोले, बिना आपको अथॉरिटी नहीं भी दी थी और आप काम कर रहे हो, उसी के लिए काम कर रहे हो, आप एजेंट कहलाओगे, बिना बोले, बिना लिखे भी। और दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी व्हिच इज प्रोवाइडेड टू यू एन एजेंट इज टर्म्ड एज इम्प्लाइड अथॉरिटी। सेकंड तरीका कौन सा है? कि भैया इम्प्लाइड तरीके से भी क्या होता है हमारे पास में? इम्प्लाइड तरीके से इम्प्लाइड मतलब अदर देन वर्ड्स, आई कैन यूज अदर देन एक्सप्रेस अथॉरिटी। एक्सप्रेस अथॉरिटी के अलावा अगर कोई पर्सन किसी के लिए काम करता है बेटा, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट पर्सन इज टर्म्ड एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी। ये रहेगा, क्या बोला पढ़ना? यस सर, an authority is said to be implied when it is to be inferred मतलब conducted by circumstances, भाई कंडीशन थी जहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अगर मुझे कोई काम नहीं दिया था ना भैया, सिंपल सी बता, पार्टी के कंडक्ट की वजह से, काम की वजह से आपका आपके लिए मैं क्या बन गया? आपके लिए एजेंट बन गया। सिंपली, अगर मैं, मेरे को आपने अप्रूवल नहीं दिया था बट मैंने काम कर दिया आपके लिए, तो आई विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलूंगा? इम्प्लाइड अथॉरिटी, इम्प्लाइड एजेंट कहलाऊं। देखो, इनका नाम एक और मिल सकता है, कौन सा नाम? इसे मैं बोल सकता हूँ एक्सप्रेस एजेंट,
इसे बोल सकता हूँ इम्प्लाइड एजेंट। भाई सिंपल सी बात, बोलकर लिखकर अथॉरिटी मिली थी तो क्या बोलूंगा, बताना मुझे। बोलकर अथॉरिटी मिली क्या बोलूंगा, तो मुझे बोल सकते हो आप यहाँ पर एक्सप्रेस एजेंट, नंबर 1। दूसरा, नहीं थी क्या बोलूंगा, इसे बोलेंगे इम्प्लाइड एजेंट। तो एजेंसी के भैया तरीके हैं ना। एट दी एंड सुन रहे थे, कॉमन सी बात क्या है, एट दी एंड काम तो आपके लिए ही कर रहा हूँ, एट दी एंड काम तो प्रिंसिपल के लिए कर रहा हूँ ना। तो चलिए आगे बढ़े, आगे आता हूँ। थर्ड है बेटा हमारे पास एजेंसी बाय एस्टोपल, ये सुनने दें, बड़ा प्यारा पॉइंट है। नॉर्मली मुझे बताओ, क्या ये वर्ड हमने पहले सीखा है या हम लोग? आई एम यूजिंग द वर्ड एस्टोपल, बताना मुझे, क्या ये शब्द हम पहले भी सुन चुके हैं और क्या इस वर्ड का मीनिंग दोबारा बदल जाएगा? यहाँ पर खुद लगाओ दिमाग, चेक करो। अगर यहाँ पढ़ने वाले हो एजेंसी बाय एस्टोपल, तो क्या एस्टोपल का मीनिंग बदल दूं मैं यहाँ पर? नो, कोई शब्द अगर पहले आ चुका है, वर्ड चेंज नहीं, हाँ, वर्ड चेंज नहीं। आप जानते हो, आपने एक डॉक्ट्रिन पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल, और डॉक्ट्रिन हम करीबन 3 से 4 जगह पढ़ चुके ऑलरेडी पहले भी। क्या होता है और समझते, याद करो बेटा, याद है तो आपको बताना, गैस करो, याद करो भाई। एस्टोपल मतलब, डॉक्ट्रिन एस्टोपल मतलब क्या था? इसका मतलब ए पर्सन, क्या मतलब, इट मींस ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस्ड, वंस प्रॉमिस्ड। इस लाइन का मतलब यही है, हर जगह यही है भाई, यहां भी मतलब तो यही रहेगा इसका। एक व्यक्ति अपनी बात, एक प्रॉमिस करने के बाद अपनी बात से मना नहीं कर सकता, डिनाई मना नहीं कर सकता। ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस्ड। आपने वादा किया है, निभाना पड़ेगा, है ना, आप मना नहीं कर सकते। ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल ही है, डॉक्ट्रिन रूल ऑफ एस्टोपल कहलाता है। तो सेम यहां भी बोला गया कि अगर कोई पर्सन खुद को किसी तीसरे पर्सन का, किसी व्यक्ति का एजेंट कहला रहा है, क्या बोल रहा हूं, पहला वर्ड सुनना, नंबर 1, अगर कोई व्यक्ति खुद को किसी दूसरे पर्सन का एजेंट, रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ, पर्सन रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कोई व्यक्ति अपने आप को एन एजेंट ऑफ अनदर, एन एजेंट ऑफ अनदर, जो दूसरे व्यक्ति का एजेंट शो कर रहा है, और आपको उस व्यक्ति का एजेंट मानकर वो थर्ड पर्सन आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट्स बहुत बताना मुझे। यहाँ पर एक कंपनी, एक फर्म है, मतलब एबीसी नाम की फर्म है बेटा, सुनो ध्यान से, एक एबीसी नाम की फर्म है, ठीक है, फर्म है। इस फर्म का, इस फर्म के पार्टनर नहीं हो, सुनना ध्यान से, रिमेंबर, इस फर्म में आप काम नहीं करते, आप एक अलग व्यक्ति हो, ठीक है, सिंपल है, लल्लू राम नाम है, लल्लू राम, लल्लू राम नाम का व्यक्ति खुद को एबीसी फर्म का पार्टनर प्लस एजेंट दोनों बता रहा है कि मैं इसके लिए काम करता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं, मैं इसके लिए काम करता हूं, मैं एबीसी फर्म का पार्टनर हूं, मैं एबीसी फर्म का पार्टनर हूं, मैं एबीसी फर्म का पार्टनर हूं। भाई पार्टनर बोले या पर्सन बोले, किसी के बिहाफ पर याद करो, पार्टनर भी एजेंट होते हैं, याद है हमारे पास में। तो सेम मुझे बताओ, कोई व्यक्ति खुद को किसी फर्म का, किसी कंपनी का, किसी पर्सन का अगर हिस्सा बता रहा है, उसका पार्ट बता रहा है, खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं उसका एजेंट हूं, और उसको एजेंट मानकर अगर कोई थर्ड पर्सन उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, एडवांस पेमेंट दे दे, बुकिंग कर ले, उसको बात मानकर, टेल मी गाइस, मुझे बताना मुझे एक बात, यहाँ पे बड़ी प्यारी है ना, सुने ध्यान से बात, अक्सर मैंने डाउट आएगा आप लोगों को यहाँ पर, वो डाउट पहले क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को। एक क्वेश्चन आएगा, सर ये बेवकूफ है क्या, ये सब बिलीव कर दिया इस चीज को? सुनो ध्यान से, तो कहता है कि उस थर्ड पर्सन के पास में उस पर्सन के ऊपर बिलीव करने का कोई एविडेंस हो कि उसने उसे बिलीव किया, कुछ ना कुछ देखकर, डॉक्यूमेंट्स देखकर उसके बिहाफ पर काम कर रहा है। एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज इस फर्म का पहले कोई पर्सन, कोई हिस्सेदार था, रिमेंबर, उसे बाहर निकाल दिया गया, निकालने के बाद में उस व्यक्ति को पब्लिक नोटिस नहीं दिया, इसने दिया, इन्होंने बताया कुछ, तो ऐसे केस में अभी पार्टनर तो कहलाएगा ना वो। अब मुझे बताओ, गैस करना, तो कोई व्यक्ति अगर थर्ड पर्सन को बोल रहा है कि मैं उस फर्म का एजेंट हूं, और उसे एजेंट मानकर अगर थर्ड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ले, बताओ बेटा बताओ, क्या वो व्यक्ति जिसने एज एन एजेंट उस फर्म के लिए काम किया, क्या वो बाद में इस बात से मना कर सकता है क्या, एजेंट नहीं बताना, लेटर ऑन द पर्सन either कैन डिनाई और नॉट, बताओ क्या वो पर्सन मना कर देगा मैं एजेंट नहीं हूं, मैं लायबल नहीं हूं? आंसर इज, क्या बोलते हैं उसी व्यक्ति, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल इज हेल्ड लायबल। ऐसे केस में प्रिंसिपल विल बी हेल्ड लायबल, विल बी हेल्ड लायबल, बट लायबल कब, अगर वहां पर अथॉरिटी प्रेजेंट हो रही हो,
ये नहीं है कि भैया अथॉरिटी थी भी नहीं तब भी कर लिया। तो दूसरा, वो व्यक्ति क्या बोलूंगा, द पर्सन कैन नॉट डिनाई, आई गिव यू द एजेंट कैन नॉट डिनाई से एजेंट माना जाएगा, वो मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। वही वर्ड यहाँ पर पढ़ने वाले पढ़ने क्या कर रहा है भाई, एजेंसी वाइज का मतलब क्या, देखो समझ एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ना कर रहा है। सेक्शन नंबर 237 कहता है, सुनना, एजेंसी बाय एस्टोपल अराइजेस, कैसे एग्जांपल देखो, कह रहा मिस्टर ए मेक्स ए रिप्रेजेंटेशन टू ए थर्ड पार्टी, एक मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है, उसने रिप्रेजेंट किया थर्ड पार्टी किसी व्यक्ति को, कह रहा वेदर बाय वर्ड्स कंडक्ट, क्या कि बी इज हिज एजेंट, मिस्टर ए ने रिप्रेजेंट किया थर्ड पार्टी को कि बी उसका एजेंट है, सब्सिक्वेंटली बाद में थर्ड पार्टी डील्स विद, भाई खुद ही बोल रहे एजेंट था हमारा पहले से, और बाद में थर्ड पार्टी ने इसे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एजेंट, उसको एजेंट मान के डीलिंग कर ली, एज एजेंट। अब बताओ, इन रिलायंस मतलब रिलायंस विश्वास करके, ऑन सच रिप्रेजेंटेशन, मैं बताऊं, मुझे एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कहा हाँ हाँ हम जानते हैं इसको, हमारा एजेंट है, हमारे लिए काम करता है, ये हमारे लिए काम करता है, और बाद में आप बोलो कि हमारे लिए काम नहीं करता, मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्या आप मना कर सकते हो क्या भाई, बताना मुझे बाद में। वंस यू रिप्रेजेंट समवन, या वो व्यक्ति, लिसन टू मी, कोई व्यक्ति खुद को रिप्रेजेंट, देखो दो बात आएंगी यहाँ पर, एक बात क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और को, कि मान लो ए ने बोला ये बी हमारा व्यक्ति है, काम करता है, एक बात। दूसरी बात, बी कह रहा है मैं काम करता हूं और आप कह रहे हो हाँ करता है, ऐसे केस में थर्ड पर्सन अगर बी से डीलिंग है तो उस केस में क्या आप लायबल नहीं हो भाई, आप रिप्रेजेंट कर रहे हो या वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों केस में रिप्रेजेंटेशन तुम्हारे नाम को लेके हो रही है, दोनों केस में वो व्यक्ति तुम्हें ही अपना प्रिंसिपल बता रहा है, एंड यू आर अग्रीड ऑन थिंग, आप बात अग्री कर रहे हो, बाद में डिनाई कर पाओगे क्या, प्रॉमिस करने के बाद बात से इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। तो व्हाट्स क्या कह रहा है, कह रहा सर ए विल नॉट बी परमिटेड टू डिनाई द एक्सिस्टेंस ऑफ एजेंसी इफ टू डू सो वुड कॉज डैमेज, कौन सा, टू थर्ड पार्टी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन के सामने क्या किया, अपना एजेंट डिक्लेयर किया, मेरे लिए काम करता है डिक्लेयर किया, या फिर हो सकता है एग्जांपल के लिए कि बी कह रहा है कि मैं ए का एजेंट हूं और थर्ड पार्टी को बोल रहा है, एग्जांपल, एक क्वेश्चन दो तरीके सीख रहा हूं, सुनो ध्यान से बात को, एक ही क्वेश्चन दो तरीके सीख रहे हो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए ने थर्ड पार्टी को बोला बी मेरे लिए काम करता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी कह रहा है थर्ड पार्टी को मैं ए के लिए काम करता हूं, और ए इस बात को अग्री कर रहा है पहले से, बट क्या मुझे बताओ, अग्री कर रहा है, बाद में अगर वो बोले मेरे लिए काम नहीं करता, क्या उसे छोड़ दोगे क्या आप? क्या उस केस में वो व्यक्ति जिसने खुद को रिप्रेजेंट किया था एक एजेंट के रूप में, क्या वो अपनी बात से हट सकता है, या जिसने रिप्रेजेंट किया किसी और को वो हट सकता है? आंसर इज ना तो प्रिंसिपल और ना ही एजेंट, ना तो प्रिंसिपल ना ही एजेंट, अपनी बात से पीछे नहीं हटते, वो एजेंट कहलाएगा और प्रिंसिपल। बात क्लियर है? मेरी बात ध्यान से, तो मैंने एक में दो एग्जांपल दिए, यहाँ मैंने बोला प्रिंसिपल ने एजेंट को बताया तब भी लायबल है, यहाँ पर एजेंट प्रिंसिपल को बताया तब भी लायबल है, दोनों केस में लायबल है। गाइस आप पढ़ने क्या कह रहा है सर मुझे बताओ, तो क्या ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी, क्या कह रहा है, when an agent has without authority then acts and incur obligation to third person, अथॉरिटी नहीं भी थी और आप काम करो थर्ड पर्सन की, कह रहा ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, अपने मालिक के बिहाफ पर, the principal is bound by such act on obligation if he has by words or conduct induced a third party to believe that such act and obligation were within the scope of the agent authority। अब बताओ मुझे, अगर वही बात, अगर कोई व्यक्ति खुद को किसी का एजेंट बता रहा है, अथॉरिटी नहीं थी उसके बाद, लेकिन लेटर ऑन बाद में डिसाइड हो रहा है कि हाँ उसने उसके लिए काम किया और इसका बेनिफिट प्रिंसिपल को ही मिलने वाला था, क्या उस केस में वो व्यक्ति पर्सन एजेंट है उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा? आंसर इज यस। ऑलवेज रिमेंबर भैया प्रिंसिपल लायबल होगा, आप बाद में मना, अगर आपको ऑब्लिगेशन से आपकी ड्यूटी से बेनिफिट प्रिंसिपल को हो रहा है उस काम से, चाहे अथॉरिटी थी या नहीं थी, आप लायबल रहो, आप मतलब प्रिंसिपल लायबल रहेगा एजेंट। और इसी को बोलते हैं बेटा कौन सा, एजेंसी बाय एस्टोपल, एजेंसी बाय एस्टोपल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एस्टोपल मतलब आप मना नहीं कर सकते, एक बार किसी ने रिप्रेजेंट कर दिया तो दो बातें थी। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा यहाँ पर, तो ये तो पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आया? अब यहाँ आपको अपने क्वेश्चन और आएगा, सोचो किस बारे में, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि सर अगर मान लो उसने रिप्रेजेंट किया ही नहीं होता तो, और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो नहीं कहलाता, तो वो वापस ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना एक बार मुंह से निकली हुई जुबान ना कि हाँ मेरे लिए काम करता है,
काफी है उसको एजेंट बनाने के लिए। एक्सप्रेस वर्ड अप्लाई हो जाएगा। और यू कैन प्रॉमिस, अगर वंस यू प्रॉमिस यू कैन नॉट डिनाई योर प्रॉमिस। आप अपने प्रॉमिस से मना नहीं कर सकते। गाइस क्लियर है? तो एक बात ध्यान से चलें, आगे आते चलो। मैं इसमें चाहूँ तो मैं एग्जांपल और दे सकता हूँ, बट अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो दो एग्जांपल दे ही दो, एक काम करो, दो एग्जांपल सुनो ध्यान से बात। सुनो सुनो सुनो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ बेटा एक कंपनी नाम बताओ, ठीक है? मुंबई की कंपनी है बेटा, सुनना। या मुंबई में एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, सीओसी एजुकेशन लो भैया, सीओसी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जैसे कंपनी, ठीक है? सुना रियल एग्जांपल, सुना रियल एग्जांपल। सीओसी एजुकेशन के लिए इंडिया में 215 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो काम करती हैं, जो वहां के आसपास के शहर और गांव के बच्चों के पास जो क्लासेस चाहिए होती हैं, इवन वो क्लासेस उनको वहां से भी मिल सकती है। बट नॉर्मली क्या होता है, सुनो ध्यान से, एजुकेशन क्या करती है, ये अपनी वेबसाइट से भी काम करती है और ये अपनी फ्रेंचाइजी के थ्रू भी काम करती है। मैं क्वेश्चन फ्रेंचाइजी से बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो 215 जो फ्रेंचाइजी काम कर रही है, किसके लिए? स्टूडेंट के लिए काम कर रही है, बच्चों के लिए काम कर रही है, उन्हें सर्विस मिल सके, उन्हें प्रॉब्लम हो तो सोल्यूशन मिल सके। अब बताओ, ऑल इंडिया के अंदर जो इतनी सारी सर्विसेज दी जा रही है, बच्चों को दी जा रही है, तो ये फ्रेंचाइजी कौन कहलाएंगी भाई? ये कौन है प्रिंसिपल, ये कौन है मेन, हमारे पास में मेन बच्चा, रिमेंबर, जो हमारा फाइनल पर्सन है। अब मुझे बताओ ये कौन कहलाएंगे? ये एजेंट है भाई, एजेंट है। अब मुझे बताओ, लेट्स सपोज किसी व्यक्ति ने, फॉर एग्जांपल इन 215 के अलावा किसी एक एडिशनल जो कि फ्रेंचाइजी नहीं थी, नॉट ए फ्रेंचाइजी, सुनना क्या बोल रहा हूं, हु इज नॉट ए फ्रेंचाइजी, जिसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है पहले से, कोई अथॉरिटी नहीं है सीओसी के बिहाफ पर क्लास बेचने के लिए, अथॉरिटी नहीं है क्लास बेचने के लिए। बट उस एक फ्रेंचाइजी ने क्या किया, एक शहर के एग्जांपल, आगरा का नाम मेरा एग्जांपल, आगरा के शहर के अंदर एक पर्सन है जिसने क्या किया, उसने सीओसी एजुकेशन का नाम यूज करके एक बच्चे के साथ में डीलिंग कर ली, क्लास परचेज कर रहा। सीओसी को पता ही नहीं है, सुनना क्या बोल रहा हूँ, पता ही नहीं है। बट जब उसने सीओसी को बोला और सीओसी ने कहा हाँ हाँ ये हमारी क्लासेस बेच सकता है, मुझे बताना, मुझे अगर सीओसी यहाँ पे एडमिट कर ले कि ये क्लास बेच सकता है और उसने क्लास बेच दी, बताओ बेटा क्या बाद में सीओसी कर देगा क्या कि नहीं 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 मैं तो जानता ही नहीं हूँ? बताओ, अगर एक बार एडमिट कर लिया, वंस प्रॉमिस, क्या प्रिंसिपल अपनी बात से मना कर सकता है क्या कि मैं इसको नहीं जानता भाई? आंसर इज प्रिंसिपल विल रिमेन हेल्ड लायबल, द प्रिंसिपल कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। आप समझ में यही बात क्या बोल, यही बात थी एजेंसी बाय एस्टॉपल, आप मना नहीं कर सकते। चलो की बात चले क्लियर गाइस, चलो आगे बढ़ो, आ जाओ आगे। अब आए नेक्स्ट, एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, द वर्ड रेटिफिकेशन क्या होता है भाई? सिंपल सी बात, अप्रूव करना, अडॉप्ट करना, जो मैं बोल रहा आप लोगों को। अगर प्रिंसिपल ही किसी चीज को अप्रूव कर दे, अडॉप्ट कर ले, किस चीज को, जो पहले हो चुकी है, जो पहले हो चुकी है, द वर्ड रेटिफिकेशन इज पास्ट वर्ड है। पास्ट में पहले कुछ हुआ था उसको आज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, तो इफ यू एक्सेप्ट सच थिंग दैट विल बी कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग भी एजेंसी बनती है। मतलब क्या है, मतलब अब मुझे बताओ, अभी जो मैंने एग्जांपल आपको दिया, क्या मुझे बताओ, अगर पहले किसी व्यक्ति ने कोई काम किया और उसे आप बाद में अप्रूव कर लेते हो या पहले अप्रूव कर लेते हो, दोनों ही केस में, सुनना यहाँ क्या बोला मैंने, यहाँ मैंने पहले अप्रूव किया, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, किसी ने कोई काम किया और बाद में आप उस बात को अडॉप्ट कर रहे हो। हाँ हाँ हमने कहा था भैया, तो बाद में करो पहले करो, कर तो लिया अडॉप्ट, कर तो रहे हो अग्री। तो अगर प्रिंसिपल इस बात को लेकर अग्री करता है कि हाँ इसका किया हुआ काम हमारे लिए ही है, बताओ क्या हो, वो कंपनी फर्म, तो उस केस में जिसके लिए तुम अग्री कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो उस काम को, तो क्या वो एजेंसी नहीं कहलाएगी? आंसर इज ही कहलाएगी, उसे बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। क्या पढ़ना समझना, क्या पढ़ना ध्यान से सुना, यार एजेंसी रेटिफिकेशन अराइजेस, क्या बोलता है पढ़ना, व्हेन द प्रिंसिपल रेटिफाइज, मतलब अप्रूवल अडॉप्ट एन एक्ट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन डन इन हिज नेम एंड ऑन हिज बिहाफ, कोई काम जो ऑलरेडी किया जा चुका है, कैसे, बाय द एजेंट हु इन फैक्ट हैज नो एक्चुअल अथॉरिटी, जिसके पास कोई अथॉरिटी थी ही नहीं, उसने कोई काम कर लिया पहले ही। लेट्स सपोज यहां तो भैया मैंने अप्रूवल दे दिया पहले और फिर क्लास बेची, बाय स्टॉपर अप्लाई हो जाएगा। बट मैंने बोला इसने पहले क्लास बेच दी, किसी बच्चे को सेल कर दी,
और बाद में मुझे बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं हाँ ओके अडॉप्ट कर रहा हूं बाद में। तो अडॉप्ट पहले करो या बाद में करो, आफ्टर और बिफोर, कोई केस में पर्सन या वो व्यक्ति आपका एजेंट कहलाएगा भाई। तो क्या बोलते हैं, अगर बाद में किया क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इट मींस आपने किसी व्यक्ति का किसी एजेंट के द्वारा किए गए काम को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अडॉप्ट कर रहे हो, उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो बट क्या बोलते हैं पढ़ना, क्या एक्सप्रेस था या इंप्लाइड था, तो उस केस में क्या होगा भैया पढ़ना, क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल पे काम किया। तो ऐसी कंडीशन में ऑलवेज रिमेंबर दैट पर्सन इज टर्म्ड एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का एजेंट कहलाएगा ही कहलाएगा। अगर तुम नोटिस चेक करोगे ध्यान से, दोनों के दोनों प्रोविजन एक दूसरे के सिमिलर प्रोविजन। यहाँ पर इस वाले एस्टोपल में क्या था, समझ रहे क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस समझ लो ताकि डिफरेंस तुम्हें याद रहे। यहाँ क्या काम पहले हो चुका है फिर अडॉप्ट कर रहे हो, नंबर 2। यहाँ पर क्या था, पहले अडॉप्ट किया बाद में मना कर रहे हो। एस्टोपल एंड रेटिफिकेशन, एस्टोपल रेटिफिकेशन सेक्शन नंबर 196 एंड 201। अभी ये वाला पार्ट इसके रिगार्डिंग है। तो 197 198 वाला पार्ट है, ये है रेटिफिकेशन के प्रोविजंस के, पढ़ाऊंगा अभी आपको प्रोविजंस ऑन रेटिफिकेशन पढ़ेंगे इसको। चलो आगे बढ़ू, क्लियर है आगे। तो ये जो पार्ट है ये ओनली 196 सेक्शन है। देन आगे आते हैं, अब पढ़ना क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट पे आओ, लास्ट पढ़ो इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन, फिर ये पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। चले आओ, सुनो सुनो सुनो। अब बताओ, कुछ देर पहले मैंने कुछ बात बोली आप लोगों को कि अगर एजेंसी नहीं थी, किसी पर्सन को एजेंट के रूप में नहीं बनाया गया था, ना एक्सप्रेस है ना इंप्लाइड है ना एस्टोपल है, सुनना क्या बोल रहा हूँ, ना एक्सप्रेस ना इंप्लाइड ना एस्टोपल ना रेटिफिकेशन। पॉइंट समझना गाइस, कोई व्यक्ति तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे बेनिफिट के लिए कोई काम कर दे, क्या बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति तुम्हारे बिहाफ पर तुम्हारे बेनिफिट के लिए कोई काम कर दे, बिकॉज उसने वो काम इसलिए किया क्योंकि वो उस टाइम की नेसेसिटी थी, आवश्यकता थी, वो नहीं होता तुम्हारा काम भी नहीं होता। नाउ प्लीज टेल मी, अगर तुम्हें किए गए काम का बेनिफिट मिले तो क्या उस टाइम पर उस व्यक्ति को तुम्हारा एजेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा, हाँ या ना, टेल मी। क्या उस काम में उस टाइम पर आपको उसका प्रिंसिपल नहीं कहा जाएगा, हाँ या ना। समझो नहीं आया क्या बोले इस बात का मतलब। एग्जांपल पढ़ो, एग्जांपल क्या लिखा, पढ़ना एग्जांपल, इसको बाद पढ़ा, एग्जांपल पढ़ना पहले। क्या कह रहा है, कह रहा है ए सेंट ए हॉर्स बाय रेलवे, ए ने एक घोड़ा बेचा रेलवे के थ्रू, ऑन इट्स अराइवल एट द डेस्टिनेशन, घोड़ा पहुंच गया, देयर वाज नो वन टू रिसीव इट, फायर की साइड से कोई था ही नहीं रिसीव करने की। क्या हुआ, द रेलवे कंपनी इज बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप टू कीप द हॉर्स अलाइव। रेलवे कंपनी ने उसके रीजनेबल स्टेप लिए, उसको क्या एक्सेप्ट कर लिया, घोड़े को उतार लिया जहां पे पहुंचा। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर रेलवे कंपनी ने जो काम किया क्या वो आवश्यक था या नहीं था, बताओ। भाई सामान जब पहुंच गया थोड़ी सामान घूमते रहेगा, ट्रेन में घूमता रहेगा, उतरवा लिया सामान। यहाँ पर जब कोई काम तुम्हारे लिए ऐसा काम कर रहा है जिसको तुमने कहा भी नहीं, ना अथॉरिटी थी, ना अथॉरिटी थी ही नहीं, ना तुम्हें पता था, तुम्हारी साइड से कोई कमी हो रही है, तुम नहीं पहुंचे लेने के लिए, आवश्यकता के रूप में, नेसेसरी के रूप पर उस व्यक्ति ने तुम्हारे लिए कोई काम कर दिया, तो ऐसे केस में मुझे बताओ क्या वो तुम्हारा एजेंट कहलाएगा उस टाइम पे, नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। हालांकि ये हो सकता है कि बाद में आगे किसी काम के लिए आप उसे मना कर सकते हो, पर उस टाइम के लिए जो उसने आपके लिए कोई काम परफॉर्म कर दिया है और आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, गाइस ऑलवेज रिमेंबर द पर्सन जिसने काम किया वो आपका एजेंट कहलाएगा। आगे बढ़, एग्जांपल और बताऊं, एग्जांपल तुम्हारा कोई पार्सल तुमने अमेज़न से, स्नैपडील से कोई सामान ऑर्डर किया था, तुम घर पे नहीं थे, ठीक है, और तुम्हारे बिहाफ पर किसी थर्ड पर्सन ने, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा यार, तुम्हारे रिलेटिव्स में किसी ने, जिसको तुमने कहा भी नहीं था, उसने वो पार्सल रिसीव कर लिया। गाइस बताना वो कौन है तुम्हारे लिए, जिसने तुम्हारे बिहाफ पर एक्सेप्ट कर लिया, कौन है, नेसेसरी के पॉइंट पर एक्सेप्ट किया, तो एजेंसी बाय नेसेसरी, एजेंसी बाय नेसेसरी रहेगा। क्या पढ़ना, क्या सुनना, कह रहा सर in certain circumstances a person who has been entrusted with another property may have to incur unauthorized expenses to protect or preserve it। मतलब क्या भाई, उसने कोई खर्चा भी कर दिया। अब बताओ, अब बताओ, लेट्स सपोज जब तुम्हारा सामान, तुम्हारा ऑर्डर मैंने, पार्सल मैंने रिसीव किया, तो मैंने 200 रुपए का डिलीवरी चार्ज पे कर दिया। बताओ, तुम घर पे नहीं थे, मुझे लगा अगर नहीं लूंगा तो तुम्हें नुकसान हो जाएगा, सामान तुम्हें मिलेगा नहीं, 200 रुपए मैंने डिलीवरी अगर दे दिया, जबकि तुमने मुझे ऑथराइज किया ही नहीं था, तुमने मुझे कहा ही नहीं था लेने के लिए,
बट मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि तुम्हारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर दूं। ऐसे केस में मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारा एजेंट हूं या नहीं हूं, और क्या वो 200 रुपए मैं तुमसे लेने का अधिकार रखता हूं नहीं रखता हूं, बताओ मुझे। नहीं किया तो अपना चार्ज दे लेगा, सिंपल सी बात। सेम मैंने तुम्हारे लिए किया, नहीं थे नेसेसरी लगी और कर लिया, तो बताओ यहाँ पर भी क्या मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपने द्वारा किया गया एक्सपेंसेस रिसीव कर पाऊंगा? तो बोल दोगे हमारे बीच में कौन सा नाता था? वो नाता था एजेंट का, और मैंने तो एजेंट बनाया ही नहीं, बन गया। बनाया नहीं, बन गया। कौन सा? एजेंसी बाय एजेंसी बाय। ये थे हमारे कौन से मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अब देखो रेटिफिकेशन की बात यहाँ पर आएगी इसके ऊपर, रेटिफिकेशन कैसे कैसे पॉसिबल होता है, फिर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर पढ़ेंगे ड्यूटी ऑफ एजेंट के बारे में, एजेंट की ड्यूटी कौन सी है और रेटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर। ओके, हेल्थ थोड़ी डाउन है, हो सकता है थोड़ी वॉइस तुमको फ्लक्चुएट लगी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई भी कंसर्न आएगा तो मुझे आप अपने डाउट टाइमिंग पे डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बेटा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing a CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।